नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपन लोग ऑनलाइन क्लास में आज आमने सामने होने जा रहे हैं। इसमें जो अपना राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन था न्याय, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। इसका सेकंड लेसन, जो सेकंड लेसन है शक्ति, सत्ता और वेदता, ये चलेगा अपना इधर पार्ट 10। शक्ति, सत्ता और वेदता राजनीतिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट का सेकंड लेसन है और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं शक्ति। किसे कहते हैं, क्या प्रकृति है, कैसा इसका कार्य है। शक्ति सामान्य रूप से कुछ करने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति जो अपने लिए या समाज के लिए कुछ कार्य, कुछ करने की शक्ति जो अपने लिए या समाज के लिए, अपने लिए या समाज के लिए कुछ कार्य करता है तो वह शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। अपने लिए या समाज के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कुछ करने की शक्ति है, कुछ करने की क्षमता, चाहे वो अपने लिए हो या फिर समाज के लिए हो, कार्य करने की जो क्षमता है वो शक्ति के रूप में उसकी पहचान होती है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में शक्ति, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति के रूप में जानी जाती थी। प्राचीन समय में ये जो शक्ति थी कि जिसके पास सैन्य शक्ति ज़्यादा होगी वो राजा सबसे प्रभावशाली होगा। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति प्रभावी है। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति और वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति। अगर भारत में बात करें तो भारत में मनु, कौटिल्य, शुकर आदि ने शक्ति को प्रतिपादित किया है, प्रतिपादित किया है। ये भारतीय विद्वान है मनु, कौटिल्य, शुकर। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति के रूप में पहचान होती थी, वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान होती है। भारतीय विद्वान मनु, कौटिल्य, शुकर, इन्होंने शक्ति को प्रतिपादित करने का कार्य किया है। लेकिन प्रथम जो आधुनिक विद्वान हुआ जिसने इस शक्ति को परिभाषित करने का कार्य किया वो था मैकियावली। इसलिए ये यूनानी दार्शनिक था मैकियावली, जिसे आधुनिक शक्ति को प्रतिपादित करने वाला विद्वान माना जाता है। आधुनिक शक्ति को प्रतिपादित करने वाला विद्वान माना जाता है। यूनानी दार्शनिक। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
आधुनिक शक्ति को परिभाषित करने वाला विद्वान मैकियावेली प्रारंभिक विद्वान था, यूनानी था, और इसकी पुस्तक है प्रिंस, प्रभावशाली पुस्तक प्रिंस मैकियावेली की। मैकियावेली को आधुनिक शक्ति को प्रतिपादित करने वाला विद्वान कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा एक यूनानी दार्शनिक और हुआ, और वो यूनानी दार्शनिक था थॉमस हॉब्स। इसकी पुस्तक का नाम लेवियाथन था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक, हॉब्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी लेवियाथन। और हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में, अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य और राजनीतिक के क्षेत्र में शक्ति का सबसे अधिक महत्व माना है। यह भी यूनानी दार्शनिक थॉमस हॉब्स, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी लेवियाथन, और इसने शक्ति को परिभाषित कुछ अलग प्रकार से किया है। जो राज्य नाम की संस्था है और जो राजनीतिक नाम की शासन व्यवस्था है, उन दोनों के लिए, राज्य नाम की संस्था और राजनीतिक के लिए शक्ति का होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये चीज़ तो हम यहीं क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि स्पष्ट कर दिया पहले ही कि जो वर्तमान समय की शक्ति है उसको राजनीतिक के रूप में पहचाना जाता है, और प्राचीन समय की जो शक्ति थी उसको सैनिक के रूप में पहचाना गया। भाई, प्राचीन समय में जिस शासक के पास सेना प्रभावशाली थी वही शासक बनता था और उसी की साम्राज्य का विस्तार होता था। वर्तमान समय में जिसके पास राजनीतिक शक्ति है वो आज एक राजा के रूप में पहचाना जाता है। और यही बात हॉब्स अपने पुस्तक लेवियाथन में स्पष्ट कर रहा है कि राज्य और राजनीतिक दोनों के लिए शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ तीसरा जो विद्वान है चार्ल्स मेरियम, यह भी यूनानी दार्शनिक है। चार्ल्स मेरियम के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आपको इन विद्वानों की पुस्तक याद रखना कंपलसरी होगा। जैसे मैकियावेली ने प्रिंस लिखी, हॉब्स ने लेवियाथन लिखी, और चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स लिखी। ये प्रभावशाली पुस्तकें हैं। पुस्तकें इन विद्वानों ने और खूब लिखी हैं, लेकिन ये प्रभावशाली पुस्तक है। मेरियम आधुनिक राजनीति का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। इसे भी आधुनिक राजनीति का प्रमुख प्रणेता मानते हैं, या आधुनिक राजनीति का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। कौन? चार्ल्स मेरियम। और आधुनिक जो शक्ति को प्रतिपादित करने वाला विद्वान था वो मैकियावेली था। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आधुनिक राजनीति का प्रणेता चार्ल्स मेरियम है। और चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। इसने शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। इसी के साथ अगला जो विद्वान हुआ कैटलिन अगला जो विद्वान है कैटलिन क्या करता है? राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। विज्ञान को शक्ति का विज्ञान
मानता है। केटलिन नाम का विद्वान राजनीतिक विज्ञान को ही शक्ति का विज्ञान कहता है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कई बार पूछ चुका है ये बात कि कौन सा विद्वान राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। केटलिन मानता है। मैकियावेली प्रथम आधुनिक शक्ति को प्रतिपादित करने वाला विद्वान था। थॉमस ने राज्य और राजनीति के लिए शक्ति को प्रभावशाली माना है। चार्ल्स मेरियम आधुनिक राजनीति का प्रमुख प्रणेता है जिसने शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। और केटलिन राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। लासवेल अगला जो विद्वान है लासवेल। लासवेल ने शक्ति को कौन कब कहाँ क्यों के रूप में प्रतिपादित किया। इसलिए लासवेल की पुस्तक का नाम ही कौन कब कहाँ क्यों रख दिया गया। लासवेल की जो प्रमुख पुस्तक थी कौन कब क्या और कैसे, ये इसकी पुस्तक का नाम है। लासवेल के द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कौन कब क्या और कैसे, यानी क्वेश्चन के रूप में इसने शक्ति को प्रतिपादित किया है। और इसने अपनी पुस्तक का नाम भी कौन कब क्या और कैसे रखा है। अगला विद्वान इसमें शक्ति क्रियाशीलता पर लासवेल ने इनके माध्यम से शक्ति की क्रियाशीलता पर बल दिया है। क्रियाशीलता पर बल दिया है। लासवेल ने कौन कब क्या कैसे के रूप में शक्ति की क्रियाशीलता पर बल दिया है। केटलिन राजनीतिक विज्ञान को शक्ति मानता है। चार्ल्स मेरियम शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या करता है। थॉमस राज्य और राजनीति के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। और जो मैकियावेली है वो आधुनिक शक्ति का प्रतिपादक है। अगला मैकाइवर इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट लासवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक। द वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसमें मैकाइवर ने स्पष्ट लिखा है कि शक्ति वह क्षमता है। वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि शक्ति वह क्षमता है। शक्ति वह क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है। शक्ति वह क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है। दूसरों से काम लिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है मैकाइवर ये कहता है द वेब ऑफ गवर्नमेंट शक्ति वह क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है। या आप इसको ये कह सकते हैं आज्ञा का पालन करवाया जाता है। मैकाइवर ने कहा है शक्ति जिसमें आज्ञा का पालन करवाने की क्षमता है। शक्ति वह क्षमता है जिसमें दूसरे से काम लिया जाता है। शक्ति जिसमें आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है। दोनों बात एक ही हैं। मैकाइवर के द्वारा लिखी गई हैं। दी वेब ऑफ गवर्नमेंट में इसका उल्लेख है। दूसरे से आज्ञा का पालन करवाना ही शक्ति है। दूसरे से कार्य लेना ही शक्ति है। मैकाइवर ये बात कहता है कि दूसरे के द्वारा जो आदेशों की पालना करवाई जाती है उसको शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। आर्गेन्स्की अगला जो विद्वान है आर्गेन्स्की ने कहा है दूसरे के आचरणों को अपने अनुसार परिवर्तित करना ही शक्ति कहलाती है। इसने कहा दूसरे के आचरण को आर्गेन्स्की कहा है दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार
डालना, दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करना, लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करना ही शक्ति है। प्रभावित करना ही शक्ति कहलाती है। दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करना ही शक्ति है। कौन सा विद्वान कहता है? आर्गेन्स्की नाम का विद्वान कहता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये विद्वान हैं जो यूनानी दार्शनिक हैं और इन यूनानी दार्शनिकों ने इस शक्ति को अपने अपने परिभाषाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया है। एक बार जैसे अगला हो रहा है रॉबर्ट बाइस्टेंड, अगला विद्वान रॉबर्ट बाइस्टेंड। रॉबर्ट बाइस्टेंड ने स्पष्ट कहा है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये प्रमुख यूनानी दार्शनिक हैं और इन यूनानी दार्शनिकों ने शक्ति को अपने अपने हिसाब से प्रतिपादित किया है। अपनी पुस्तकों के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया है, पुस्तकों के माध्यम से इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है। जो मैकियावेली है वो आधुनिक शक्ति का प्रतिपादिक माना जाता है। हाब्स लेवियाथन में राज्य और राजनीतिक में शक्ति का महत्व बताया है। चार्ल्स मैरियम न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल्स में शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है। कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। लासवेल ने कौन, कब, क्या, कैसे के रूप में शक्ति को क्रियाशीलता के ऊपर बल दिया है। मैकाइवर की पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में भी इसने शक्ति को एक ऐसा सोर्स माना है कि जिसमें कार्य करवाने की क्षमता होती है वह शक्ति है, या जिसमें आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है वह शक्ति है। मैकाइवर के अनुसार आर्गेन्स कहता है दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की जो क्षमता है वो शक्ति कहलाती है। रॉबर्ट बाइस्टेंड ये कहता है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, क्योंकि शक्ति तब तक दिखाई नहीं देती है जब तक वह बल के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाती है। इस प्रकार से ये जो विद्वान हैं, इन विद्वानों ने शक्ति को अपने अपने हिसाब से प्रतिपादित किया है। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। अपने को प्रत्येक परिभाषा के ऊपर विस्तार से अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको बार बार पूछ लिया जाता है, रिपीट करके पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखो, अगला जो अपना टॉपिक है वो है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का बल के साथ क्या संबंध है और शक्ति का प्रभाव के साथ क्या संबंध है? पहले हम शक्ति और बल का संबंध देखेंगे, भेद देखेंगे। पहले हम शक्ति और बल, शक्ति और बल का भेद। देखो, शक्ति और बल सामान्य रूप से अगर हम इनको देखना चाहें तो ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। शक्ति और बल एक ही माना जाता है। भाई जो शक्ति है वही बल है और जो बल है वो शक्ति है। लेकिन अगर गहराई में जाके देखेंगे तो निश्चित रूप से इनमें अंतर दिखाई देगा। और अंतर क्या दिखाई देगा? जैसे इनको सामान्य रूप से इनको एक ही माना जाता है। सामान्य रूप से इनको एक ही माना जाता है, लेकिन इसमें अंतर है और वह अंतर निम्न प्रकार से है। नंबर एक, शक्ति और बल में अंतर क्या है? शक्ति प्रच्छन्न बल है। इधर हम शक्ति का जिक्र करेंगे और इधर हम बल का प्रयोग करेंगे।
इधर हम बल का प्रयोग करेंगे, बल का जिक्र करेंगे। शक्ति परछन बल है। परछन का मतलब होता है छुपा हुआ, और बल इधर पहला बल प्रकट शक्ति है, दिखाई देता है, शक्ति दिखाई नहीं देती है और बल दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टीचर के पास शक्ति है विद्यार्थी को क्लास से बाहर निकालने की, एक अध्यापक के पास ये शक्ति है कि वो विद्यार्थी को क्लास से बाहर कर सकता है, लेकिन वो कब दिखाई देता है? जब उसका प्रयोग बल में होता है। टीचर विद्यार्थी को कक्षा से बाहर कर देता है तो वो शक्ति बल में कन्वर्ट हो गई, वो शक्ति बल में बदल गई और विद्यार्थी कक्षा से बाहर हो जाता है। नंबर 2, शक्ति अप्रकट तत्व होता है। नंबर 2, शक्ति अप्रकट तत्व होता है। और जो बल है वो प्रकट तत्व है। बल प्रकट तत्व है। दो अंतर हैं। कई बार पूछ लिया जाता है शक्ति और बल में कोई दो भेद बताओ, शक्ति और बल में कोई दो अंतर बताओ। सामान्य से अंतर हैं, ये शक्ति है वो अप्रकट है, शक्ति है वो परछन है, दिखाई नहीं देती है, छुपी हुई रहती है। और जो बल है वो प्रकट है, प्रकट शक्ति है, प्रकट तत्व है। अब अपन को देखना है शक्ति और भेद में अंतर क्या है। ये तो शक्ति और बल में था कि शक्ति परछन बल है, शक्ति अप्रकट तत्व है। बल है वो प्रकट शक्ति है, बल है वो प्रकट तत्व है, दिखाई देता है। अब हम देखेंगे शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है, क्या असमानता है। शक्ति और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव पहले इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है ये टॉपिक। शक्ति और प्रभाव में पहले हम देखेंगे समानता और उसके बाद में देखेंगे इसमें असमानता। तो शक्ति और प्रभाव में समानता, समानताएं, शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं हैं। नंबर 1, जो शक्ति और प्रभाव है दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शक्ति है तो प्रभाव है और प्रभाव है तो शक्ति है। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा। नंबर 2, प्रभाव, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तो शक्ति क्या करेगी? प्रभाव उत्पन्न करेगी। इसलिए शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। दोनों का अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शक्ति और प्रभाव में समानताएं, जैसे शक्ति और बल में देखा था उसी प्रकार से शक्ति और प्रभाव में समानता है। समानता दोनों टॉपिक हैं यहाँ। शक्ति और प्रभाव में समानता, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है तो शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में जो समानताएं हैं उन समानताओं के साथ असमानताएं भी हैं। आप इसमें समानता असमानता भी लिख सकते हैं और आप इसमें पक्ष और विपक्ष भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे शक्ति और प्रभाव में असमानताएं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है। असमानताएं, असमानताएं, शक्ति और प्रभाव में असमानताएं। देखो इधर है शक्ति और इधर है प्रभाव। शक्ति के पीछे क्या होता है? बल। शक्ति के पीछे बल होता है, जबकि प्रभाव क्या है? मनोवैज्ञानिक। प्रभाव मनोवैज्ञानिक है।
शक्ति अप्रकट। नंबर 2, शक्ति अप्रकट, अप्रकट तत्व है। और प्रभाव प्रकट होता है, प्रभाव प्रकट होता है। नंबर 3, शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है, प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति को स्थिर करने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। नंबर 4, शक्ति स्थिर कब हो? तो शक्ति को स्थिर करने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, और प्रभाव को शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, प्रभाव को स्थिर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। शक्ति की आवश्यकता, जैसे शक्ति को स्थिर करने के लिए प्रभाव की आवश्यकता है। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, अंग्रेज शक्ति के द्वारा, जो अंग्रेज थे वो शक्ति के द्वारा भारत में शासन करते थे। लेकिन बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी अपने प्रभाव के माध्यम से, गांधी जी प्रभाव के द्वारा लोगों से आज्ञा का पालन करवाते थे। इस प्रकार से शक्ति और प्रभाव में जैसे दोनों में समानताएं थी, वैसे दोनों में असमानता, ये इसके विपक्ष में तर्क हैं। शक्ति के पीछे बल होता है तो प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। शक्ति एक अप्रकट तत्व होता है तो प्रभाव एक प्रकट तत्व होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है तो प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति को स्थिर करने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है तो प्रभाव को स्थिर करने के लिए शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेज शक्ति के द्वारा भारत में राज करते थे, लेकिन गांधी जी अपने प्रभाव के द्वारा लोगों के अपने पीछे लेकर चलता था। धन्यवाद। जय भारत। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसके ऊपर विचार करेंगे और आप इनके साथ जुड़कर नोट्स वगैरह बनाकर थोड़ा बार बार इनको रिवाइज करना, क्योंकि राइटर्स विद्वान हैं, परिभाषाएं हैं, पुस्तकें हैं, इसलिए थोड़ा जटिल टॉपिक है। धन्यवाद।